सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर होंगे। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि आप लोग तन मन धन से एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज आप सभी प्यारे बच्चों को मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने गद्य चैप्टर के गद्य खंड के चौथा नंबर चैप्टर यानी नाखून क्यों बढ़ता है। बहुत सुंदर से यह चौथा नंबर चैप्टर देखेंगे और आपको याद होगा यह जो 2026 में एग्जाम होने वाले हैं, परीक्षा होने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वह बच्चे बहुत सुंदर से देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यह वन शॉट होने वाला है, इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखना है। आपको मालूम होगा कि 12 गो पद खंड यानी कविता खंड को हम लोग पढ़ चुके हैं और 3 आपका गद्य खंड का भी पढ़ चुके हैं। अब मात्र 9 बचा हुआ है। यह आपका चौथा हो जाएगा तो मात्र 8 चैप्टर बचेगा, यानी 8 दिन में आपका पूरी तरह से हिंदी समाप्त होने वाला है। अब आप देरी ना करते हुए हम आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कि सर्म विभाजन और जाति पर था। यह कैसी विधा था? यह भी एक निबंध था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। अंबेडकर महोदय के द्वारा लिखा गया। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? विष का दांत। बहुत सुंदर था, कासू वाला आप देख चुके थे। विष के दांत यह क्या था? कहानी था मेरे प्यारे बच्चों, याद दिला देते हैं आपको। और इसका लेखक क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा। इसको हम पढ़े थे। और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, बहुत सुंदर से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? मैक्स मूलर के लिखा हुआ भारत से हमने क्या सीखा। भारत से हम क्या सीखा, ये क्या है? सीखा। तो यह क्या है? यह भी एक निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। और यह किसने लिखा? मैक्स मूलर ने लिखा था। लिखा था। ये जर्मनी के व्यक्ति थे, यहाँ घूमने आए थे। और यह क्या है? सॉरी प्यारे बच्चों, यह निबंध नहीं है प्यारे बच्चों, यह भाषण है। अभी हमरा याद आया, अभी हम कल ही दिखे थे, पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे कि यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भाषण है। बहुत सुंदर से आप लोग पढ़े हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नाखून क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहले आप यह रखिए याद, इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका कुछ कहानी है। यह जो नाखून है, हमारे प्राचीन काल में हम सब आदि मानव थे। प्राचीन काल में बहुत समय पहले हम लोग क्या थे? आदि मानव थे यानी जंगल में रहते थे। तो जंगल में तो बहुत सा जानवर होता था, तो मनुष्य को डर रहता था, इसीलिए नाखून बहुत बड़ा बड़ा रखता था। अब कोई जानवर आवे तो उस पर प्रहार कर सके, इसीलिए यह किस लिए रखते थे? यह अस्त्र के रूप में रखते थे। अस्त्र हम उसको कहते हैं जिससे हमको सुरक्षा प्रदान होता है। शस्त्र उससे कहते हैं जिससे हम प्रहार करते हैं। जैसे बंदूक को शस्त्र कहेंगे और हाथ के नाखून को अस्त्र कहेंगे। तो और इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसको लेखक का नाम याद कैसे कीजिएगा? तो आप याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ता है। तो नाखून देखिए 1000 बार बढ़ता है। आप काट दीजिएगा अब फिर बढ़ जाएगा, फिर काट दीजिएगा फिर बढ़ जाएगा, यानी 1000 बार बढ़ता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं नाखून क्यों बढ़ता है कि लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आपको विस्तार में अब हम ले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा कहानी का यानी पूरा निबंध का, कैसा निबंध है? तो ललित निबंध। कैसी विधा है? तो आप लिखेंगे ललित निबंध भी याद रखेंगे तो चलेगा। पूरे चैप्टर में मात्र 3 कहानी है, एक भाषण है और बाकी निबंध है, साक्षात्कार है, यह सब कुछ है, समझिए। तो हम बार बार आपको कहते हैं एक कहीं से स्लाइड बनाइए, बहुत सुंदर सा एक पेज लीजिए। इधर लिखिएगा कर्म संख्या 1, इधर ऐसे लिखिएगा खटाल बनाइए कर्म संख्या, इधर लिखिएगा कि शीर्षक, इधर लिखिएगा लेखक,
इधर लिखिएगा कि इसका जन्म, इधर लिखिएगा इनका मृत्यु। ठीक है, लेखक का जन्म मृत्यु। और भी है इसमें लिख सकते हैं ये कौन चीज है, कई विधा लिख सकते हैं, विधा। यह 5 चीज, अगर 6 चीज 1 2 3 4 5 चीज अगर याद रखते हैं तो जिसे 1 नंबर में पहले लिखिएगा कि शीर्षक क्या है, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, यहाँ भीमराव अम्बेडकर। और इसका जो है कौन सी विधा है, तो यहाँ निबंध, यह याद रखिएगा। और इसका जन्म कब हुआ था, 1891 ईस्वी में। इसका मृत्यु कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। यह सब इस प्रकार से यदि याद कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 4 नंबर तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। यानी 24 12 गद्य 12 पद 24 आप 5 गो आपका वह कहानी है, समझ गए, वर्णिका में, वह आप पढ़ सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 27 नंबर तक जाएगा। यानी 1 पेज बड़ा पेज में बनाइएगा तो आराम से आपका यह सारा चीज याद हो जाएगा। आपका 5 4 हम तो बहुत कम रहे, 5 से 10 नंबर तक आपको आ सकता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं चैप्टर की ओर। और देखिए यही है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं। समझ गए, इनका गांव का नाम है आरत दुबे का छपरा। इसका गांव का नाम क्या है, आरत दुबे का छपरा, इनका गांव का नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले आपको याद दिलाया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे याद रखेंगे, नाखून 1000 बार बढ़ जाता है, इससे हम याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो आपको यह भी याद रखना है, लेखक का नाम हो गया, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनका गांव का नाम याद रखिएगा तो आरत दुबे की छपरे, इनका गांव का नाम है आरत दुबे की छपरे, याद रखिएगा। इनका मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ था। इनकी पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था, श्रीमती ज्योतिषमती था। इतना बात आप याद रखेंगे लेखक के बारे में। अब इनका हम जो भी रचनाएं थे उनके बारे में देखेंगे, एकदम शॉर्ट में। पूरा आपका कहानी हम छापे हुए नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो VVI है, उनके वह दृष्टिकोण से हमने यह PPT बनाया हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे जो है किताब छाप दिए बकर बकर कर रहे हैं। आपको जितना बात बता रहे हैं वह सब इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, यह सब इतना बात तो आपको याद हो गया होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका लेखक कौन है, वह हजारी प्रसाद, 1000 बार बढ़ते हैं। जन्म इनका 1907 में बलिया में आरत दुबे का छपरा गांव में हुआ था। मृत्यु 79 में हुआ था। पिता का नाम अनमोल, माता का नाम ज्योतिषमती था। इतना बात आप लिख लिख के याद कर सकते हैं, अभी हम आपको ठीक बताए थे। आगे आइए, इसकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा की यदि बात करें हम लोग प्यारे बच्चों, तो घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई, संस्कृत के माध्यम से हुई। उच्च शिक्षा के लिए एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, वहां उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कबीर पर गहन अध्ययन करने के बाद 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें PhD की मानक उपाधि प्राप्त हो गई। PhD की उपाधि कब प्राप्त हुई, 1949 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इसे कौन सी सम्मानित किया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इनको PhD की डिग्री 1949 में मिला है, और इनको भारत सरकार 1957 ईस्वी में सम्मानित भी किया है, याद रखेंगे आप लोग। इनकी प्रमुख रचनाएं में आप लोग याद रखेंगे अशोक का फूल, याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दें। अशोक का फूल, कुटज, याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कल्पलता, ये 100% याद रखिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, यह तो याद रखना है। पुनर्नवा, चारू चंद्र लेख, और क्या याद रखेंगे, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, यादी। या आप समझिए, इसमें से याद करने वाला आपको ट्रिक लगा देते हैं। आपको देखिए यह याद रखना है, यह 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना में आपको एक यह याद रखना है, अशोक के फूल, दूसरा कल्पलता, तीसरा बाण भट्ट की आत्मकथा,
चौथा आपको लिखना याद रखना हिंदी साहित्य का उद्भव का विकास और हिंदी साहित्य का भूमिका। यह 4-5 आपको याद रखना है। इनकी रचनाओं में सब याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ऐसे तो इनका रचना बहुत है। बोध का स्वरूप, बहुत सा कालिदास का लालित्य योजना, तो समझिए यह सब है। तो यह आपको याद रखना है, बहुत सुंदर से याद रखना है। उसके बाद हम पाठ परिचय देखेंगे, इतना बात आपको याद रख लेना है। तो यह एक बार और आपको बता देते हैं यह क्या है। तो ललित निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। यह क्या है? ललित निबंध है। निबंध तो आप जानते हैं लेख है, तो इसका लेखक हजारी प्रसाद है, समझ गए, यह लेख है। तो आगे हम लोग इसको पाठ का परिचय भी देख लेते हैं। तब उसका सारांश बहुत छोटा, पूरे बुक नहीं छापे हैं। आप पूरे बुक अगर छापते तो आपका ऐसे उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जानते हैं। उनके पुत्री, यह जो हजारी प्रसाद का पुत्री है, इनका पुत्री द्वारा यह सवाल किया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बच्चा होता ही ऐसा है, सवाल ही ऐसा करेगा कि आप उसको जवाब नहीं देख पाइएगा। कभी कहेगा कि यह हाथी को यह बोतल में क्यों नहीं घुस सकता है, हाथी को छत पर क्यों नहीं चढ़ सकता है, हाथी हवाई जहाज पर क्यों नहीं चढ़। तो बच्चा का सवाल ही ऐसा होता है। जो आप देखे होंगे प्रायः घर में जो बच्चा ज्यादा बच्चे से टैलेंटेड है, उस बच्चा को आप टैलेंटेड कह सकते हैं, जो अनेक सवाल करते रहता है, समझ गए, हमेशा सवाल करेगा। तो इसीलिए इन लेखक का जो है पुत्री जो है, छोटी बेटी जो है, उनसे सवाल किया नाखून क्यों बढ़ता है, और इनको इतना दिल पर छा गया कि उसके ऊपर लेख लिख दिए, यानी निबंध लिख दिए, ललित निबंध लिख दिए। ठीक है, तो वही बारे में हम लोग थोड़ा सा पाठ परिचय कर लेते हैं कि प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है, मतलब उससे इंटरव्यू कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पार्श्व वृत्ति का प्रतीक है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना क्या है? प्राचीन, पार्श्व मतलब होता है प्राचीन कला का देन है। प्राचीन कला का क्या है? देन है। पार्श्व मतलब वृत्ति है, प्राचीन काल का देन है। हम बोले थे ना पहले नाखून लोग क्यों रखता था कि जानवरों से सुरक्षा पाए, लेकिन अभी भी लिखेगा बहुत सा महिला एकदम नाखून बढ़ा कर चलता है, जबकि अब तो कोई जानवर उसको काटेगा नहीं, काटेगा इसलिए नहीं काटेगा, तो घर बनाकर शानदार एकदम गेट लगा कर रहता है, कोई जानवर घुस नहीं सकता है, समझ गए। तो अब वह पार्श्ववृत्ति है, मनुष्य की क्या है? पार्श्ववृत्ति है, यह याद रखेंगे। और उन्हें काटना या बढ़ने देना, इसमें वो निहित मानवता है। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले की बात कह रहा है। मनुष्य जब वन मानुष की तरह जंगली थे, जब वन मानुष की तरह लोग जंगली थे, जब मनुष्य आज से लाख वर्ष पहले, उस समय नख ही उसके अस्त्र थे। अस्त्र हम बताए थे आपको, अस्त्र थे मतलब वो अपना सुरक्षा के लिए रखता था कि कोई जानवर आवेगा तो वैसे नाखून से उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसको अस्त्र कहते हैं। जो आप ऐसे अलग से मारिएगा, गोली चला दीजिएगा, उसको हम शस्त्र कहेंगे, समझ गए। तो यहाँ अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। अभी तो आप देखिएगा गोली, बंदूक, बम, बारूद, एटम बम, कितना अस्त्र शस्त्र का आविष्कार कर लिया है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता को, चिन्हों को त्याग दे और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। यह लेखक का इसमें पूरा पाठ का परिचय है कि अब उस समय भलो आपको नाखून की जरूरी था, लेकिन अभी तो नाखून नहीं था। उस समय भलो आप वनमानुष थे, उस समय आप भलो लाख वर्ष पहले आप वनमानुष थे, यह वनमानुष लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो आप वनमानुष नहीं है। अभी आपको मनुष्यता के अपनाना चाहिए, बार बार नाखून काट लेना चाहिए। बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, समझ गए। आगे हम लोग पाठ का पूरा सारांश देखेंगे। पूरा पाठ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वह सब हम लोग लिखे हैं 3-4 स्लाइड में, बहुत सुंदर से इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बरता प्रवृत्ति को वर्णन करते हुए उसमें बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों का अपनाने का संदेश दिया है। एक दिन लेखक की पुत्री ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बालिका के इस प्रश्न को लेखक
हो गए। और प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय को मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली अवस्था में था, तब उससे अपनी रक्षा के लिए हथियारों का आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अपनी प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए नाखून ही उनके अस्त्र थे। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाली आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों का भी विकास करने लगा। देखिए यहाँ पूरे सारांश में तो हम इतने गुण समझ गए कि उनका बेटी ने पूछा नाखून क्यों बढ़ता है, तो अपना बेटी के बताया कि नाखून जो है प्राचीन सभ्यता का देन है, क्योंकि उस समय मनुष्य को रक्षा करने, अपने प्रतिद्वंदी, अपने जानवर जंगल में रहता था, उससे सुरक्षा करने के लिए लोग नाखून बढ़ा कर रखता था। लेकिन अब नाखून को त्याग करना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए? यही लेखक कहना चाह रहा है। बहुत सुंदर से, बहुत आसान शब्द में लिखा गया है। पहले यह नाखून अस्त्र की तरह काम करते थे, अब जो है अब यह नहीं काम करता है। अब तो लोग अनेक तरह का अस्त्र शस्त्र बना चुके हैं। अब उसके बाद अस्त्र नाखून के बाद लोगों ने क्या काम करने लगा, पत्थर, पेड़, डाली, पत्थर से और पेड़ का भी अस्त्र शस्त्र बनाने लगा, मतलब लकड़ी का भी बनाने लगा। ऐसा विकास धीरे धीरे आज तक हुआ और अपना बेटी को समझा रहा है। समझ गए? यह मनुष्य की प्राचीन से लेकर अभी तक एक सिर्फ कहने पर, एक क्वेश्चन पूछने पर लेखक ने अपना पुत्री को समझाया। तो आगे हम कह सकते हैं कि उसे इस प्रकार पर, इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ने की विवश करती है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है। अब देखिए मनुष्य नाखून क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि नाखून से बड़ा बड़ा हथियार अभी आप लोग बना चुके हैं, लोहे का बना चुके हैं। पहले भले नाखून था, उसके बाद पत्थर आया, उसके बाद लकड़ी आया, उसके बाद लोहा का आया, उसके बाद अनेक तरह तरह का परमाणु बम आया। समझ गए? रासायनिक हथियार भी बनने लगा। तो लोग नाखून क्यों रखेगा, इसी यही कहना चाह रहा है। लेखक सोचता है कि मनुष्य किसी और बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर। लोग समझता है मनुष्य जो है किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। तो अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष हैं तथा अस्त्र शस्त्र पशुता का निशानी है। अस्त्र शस्त्र क्या है? पशुता का निशानी है, ये लेखक कह रहा है। इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक है। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अधीनता। इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? अधीनता या किसी के अधीनता की अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। इंडिपेंडेंट का अर्थ हम लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता होता है, स्वाधीनता होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? अधीनता होता है, दूसरे से अधीन होता है। सच यह है कि आज परिवेश स्थिति बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। लेकिन पुराने के मोह को बंधन में रहना भी अब सब समय जरूरी नहीं होता। इसलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सर्वस्त्र ना खो दें, क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छी नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अतएव दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे ही स्वीकारना चाहिए। यानी यहां से एक शब्द बहुत सुंदर निकला है। कालिदास ने क्या कहा है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी पुराने सामान हैं, क्या सभी अच्छे होते हैं? नहीं अच्छे होते हैं। अब नाखून अच्छा हुआ है आपके लिए? नहीं अच्छे हैं। और क्या सभी नए खराब होते हैं? नहीं, सभी नए खराब भी नहीं होते। इसीलिए यह कालिदास ने
बताया है। आगे आपका यह 2 स्लाइड मात्र बचा हुआ है, पूरा इस कहानी का मतलब, इस निबंध का मतलब आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक है, मतलब भिन्न है या भिन्न नहीं है। आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशुता में समान है। अब देखिएगा, भोजन मनुष्य भी करता है, रोटी मनुष्य भी खाता है, और पशु भी भोजन करता है। वो रोटी दीजिएगा नहीं खाएगा, खाएगा ही। तो फिर भी मनुष्य पशुता से भिन्न है। मनुष्य में संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, भाव है, जो मनुष्य में नहीं, जो पशु में नहीं। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है, वह क्रोधी एवं अविवेक को बुरा समझता है। तो मनुष्य और पशु में यही भिन्नता है। अब कहेगा मनुष्य, लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में क्या क्या भिन्नता है, क्या क्या अंतर है। तो आप यह कहेंगे, मनुष्य भला समान रूप से खाता है, जानवर भी खाता है, पशु भी खाता है, लेकिन मनुष्य के पास सुख दुख तथा संवेदना होगा और भाव होता है, जो पशु के पास नहीं होता है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को आदर्श नहीं, अच्छा नहीं मानता है, जबकि यह पशु अच्छा मानता है। वह क्रोधी एवं विवेक को बुरा मानता है, वह गुस्सा को बुरा मानता है, लेकिन जानवर इसको बुरा नहीं मानता है। पशु, यही मनुष्य और पशु में अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम देखेंगे, लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेताओं वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देते हैं, लेकिन बूढ़े आत्म अवलोकन की आधार की और ध्यान दिलाते हैं। इसका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। इस निबंध में लेखक ने मानवता का पर बल दिया है, महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है। इस लेख में, इस निबंध में मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया। हम उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ही 50 से 70% यह बात समझ में आ गया होगा कि यह जो निबंध है क्या है, कैसे है, लेखक क्यों लिखना चाहता है। यदि नहीं समझ में आया तो अभी आपको 30% जो बचा हुआ है, 50% क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उसमें आपका पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हम पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। चाहे ऑब्जेक्टिव पहले रहता तो ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग स्लाइड बनाए हैं वैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो हम कह देंगे, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत है, मतलब अच्छा होने के लिए। पहले पशुत्व था, मनुष्य क्या था, पशु के जैसा था। मनुष्य तो जंगल में रहता था, पशु से रक्षा करने के लिए, जानवर से रक्षा करने के लिए नाखून बढ़ाता था। तो मनुष्य अब सोच रहा है अच्छे हो जाए, सब हो जाए, इसलिए बार बार काटता है। प्रारंभिक काल में मनुष्य एवं पशु एक समान थे। शुरुआत में मनुष्य और पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास का धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। इससे अस्त्र शस्त्र, आहार व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। यह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे अब वह से सौंदर्य के रूप देने लगा। इसमें न्यायपन लाने एवं संभालने एवं पशु में भिन्नता दिखाने हेतु नाखून को मनुष्य काट देते हैं। समझ गए, पशु से भिन्न हो जाए हम लोग, इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नाखून को काट देते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, तो उसकी बेटी ने पूछा। कहेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी बेटी, छोटी लड़की ने उससे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। उस दिन से लेखक को यह विषय बन गया कि क्या हम उसको जवाब दें। इसी पर उसने यह लिख डाला। ठीक है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। क्या लेखक द्वारा जो नाखून को अस्त्र बताया है, क्या यह संगत है? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि हम वो इसमें था ही, बनमानुषी थे। देखिए लिखा हुआ है, कुछ लाख वर्ष पहले
मनुष्य जब जंगली थे तो उसे नाखून की जरूरत थी। वन मनुष्य मतलब वन में जो रहता था उसे वन मनुष्य रहता था, तो उसे वन मनुष्य कहते। वन मनुष्य के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों मतलब टक्कर देने वाले एक दूसरे से को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उनके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्क संगत है, यानी सही है, आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वाधीनता शब्द की सार्थक लेखक क्या बताता है, तो हम लिखेंगे लेखक कहता है कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या होता है? अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए उसमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उसमें स्व का बंधन अवश्य है, उसमें स्व का बंधन अवश्य है, यही आपका वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा देख लेंगे आगे। देखें, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है? एक ही तरह का क्वेश्चन है तो एक ही तरह का उत्तर लिख दिए। मानव शरीर में बहुत सी असभ्य जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। मनुष्य के शरीर में बहुत सा असभ्य चीज अंतर्निहित है, मतलब अंदर में है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजानों में अपने आप काम करती है। आप देखेंगे कुछ चीज ऐसे हैं जो कि अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, आप यह बात तो समझ रहे हैं। कुछ ऐसे था जैसे कि आपका सांस लेना, दिल का धड़कना, समझ गए, यह सब ऐच्छिक क्रिया होता है, अपने आप होते रहता है, उसीलिए इसको सहज वृत्तियां इनको नाम दिया गया है। समझ गए, मनुष्य में बहुत सा ऐसी क्रिया होता है, ऑटोमेटिक होता है, आपको नहीं चाहते भी वह ऐसा होगा। समझ गए, नाखून का बढ़ना इसमें से एक है। वास्तव में सहज प्रवृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है, और नख बढ़ाने की सहज वृत्ति मनुष्य में निहित पशुता का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। जो काट देते हैं वह मनुष्य बन गया, उससे पहले तो पशु था जो नहीं काटता है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मनुष्य पशुता की छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए पशुता की पहचान नाखून की मनुष्य को काट देता है। पशुता की पहचान को ना मनुष्य क्या करता है, नाखून को काट देता है। अभी आप देखिएगा शरीर में बहुत सा अंग है, जैसे आप एक देखेंगे पहले आपके शरीर में, अभी भी आपके सबके शरीर में अंदर में एक होता है, यहाँ पर पेट में होता है, जिसको आप कहते हैं अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स का काम है? नहीं काम है। जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको निकाल देता है, लेकिन आदि काल में यानी प्राचीन काल में इसका बहुत ज्यादा काम था। कहिए क्या था? मनुष्य जो है ना कच्चे चीज खा जाता था, घास फूस खाता था, तो उसको पचाने का काम अपेंडिक्स ही करता था। लेकिन अभी लोग तो नहीं खाता है कच्चा चीज, तो इसलिए वह अपेंडिक्स का भी काम नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में है। उसीलिए कहता है मनुष्य को आगे बढ़ना है तो पुराने चीज को, जो पशुता का निशानी है, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए। समझ गए? यही बात आप लिख दीजिएगा। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों का सार्थकता क्या है? बूढ़े के कथन कहने का क्या सार्थकता है वह बताइए। लेखक ने महात्मा गांधी के बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। किसको जिक्र किया है? महात्मा गांधी के बारे में जिक्र किया है। देखिए अभी उधर नहीं बताए, तो यहाँ अगर आप पढ़िएगा तब ना आपको समझ में आएगा। तो आपको पूछ देगा लेखक ने बूढ़े की संज्ञा किसको कहा है? बूढ़े किसको कहा है? तो महात्मा गांधी को कहा है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। लेखक के दृष्टि में महात्मा गांधी के कथनों का सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो पार्श्व वृत्तियां हैं उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लोस मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय के हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। उच्छृंखलता, देखिए यह शब्द जो है उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी
लेकिन उसमें सारी उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए अपेक्षित रहा। इतना बात लिख देंगे, कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता क्या है, उसको लिखना है। तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप को द्वारा लगाया हुआ बंधन। समझ गए? भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है। इसके लिए इसीलिए शौक के लिए बंधन के आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो हम जंगली थे, यह याद दिलाते हैं। यह आप लोग देख लेंगे, या हम यहीं पर रहने देते हैं। समझिए, यह प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ लेंगे, एक ही क्वेश्चन है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेकिन लेखक का अभिप्राय है? यह भी वही क्वेश्चन है। तो लेखक ने रूढ़िवादी विचारों और प्राचीन संवेदनाओं को हटाकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का यह अभिप्राय है कि मेरे बच्चे के गोद में दबाए रहने वाले बंदरियां मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती, यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधाराओं विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य के लिए एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधक का प्रयोग करना चाहिए। यही कहना चाह रहा है। मनुष्य की मूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो कहेंगे पुरानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसकी नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जगती है कि विश्व में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, अर्थात मनुष्य की पशुता की पूर्णता त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता प्राप्त कर लेगा। यानी जो नाखून है, जिस प्रकार से मनुष्य में पहले पूंछ होता था, बंदर होता था, आदि मानव में जिस समय पशु थे, जंगल में रह रहे थे, जिस प्रकार से पूंछ खत्म हो गया, उसी प्रकार से मनुष्य में आने वाला समय में, भविष्य में यह नाखून भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे कहेंगे सफलता का चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार से प्रतिपादित करता है, यह वर्णन करना है। तो हम कहेंगे सफलता और चरितार्थ में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मरण अस्त्रों के संचयन से वह तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देना में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसके काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ तकता की ओर ले जाती है। यह बात आप लिख सकते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। लेखक कहना चाहता है पशुता से मनुष्य जो है मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। वही सब चीज लिख देंगे हम। पहले अस्त्र शस्त्र के रूप में, अब तो आर्म्स बंदूक बम आ गया है। तो देखिए लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद है, मतलब प्रतिद्वंद है, मतलब चिंता कर रहा है कि भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा के शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इन्होंने इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक ने के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न का अध्ययन
करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, या मनुष्य बंदूक में मनुष्य जो है पशुता की ओर नहीं मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पशुता के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। और क्या लिखेंगे, मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाशक के अस्त्र शस्त्रों का रखने के प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, यह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। मनुष्य प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों को होर में आगे बढ़ते हैं। यानी यह बात आप उल्टा कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह बात सही है, यह बात सही है कि मनुष्य जो है ना अभी पशुता की ओर बढ़ रहा है। लेखक के अनुसार कहिए क्यों, क्योंकि बंदूक, पिस्तौल, बम जो नए नए बना रहे हैं, जो कि विनाशकारी, जो महाविनाशकारी होता है, जो कि पहले लोग नहीं बनता है, इसीलिए यह कहा जाता है यह मनुष्य की मनुष्यता की नहीं बढ़ रहा है, यह पशुता की ओर बढ़ रहा है। लेखक का कहना हुआ इस कारण से, समझ गए, जो कि विनाशकारी होता है। आगे हम लोग देखेंगे 2, 3, बस 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। यह दुर्व्यक्तिया का क्वेश्चन है। काट लीजिए, देखिए क्वेश्चन का कह रहा है काट लीजिए जो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। व्याख्या कीजिए, मतलब इसको व्याख्या कीजिए। जब नाखून काट लेते हैं तब पर भी वह दंड स्वीकार कर लेता है और फिर निर्लज होकर अपराधी की तरह फिर आ जाता है। इसको आपको व्याख्या कर देना है। बहुत सुंदर से लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लेंगे। व्याख्या सवाल आपका बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पढ़ लेंगे। यह भी व्याख्या कहना जाता है, कहा जाता है कम वक्त नाखून बढ़ते तो हैं, बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा की व्याख्या कीजिए। यानी कम वक्त नाखून जो है अपने आप बढ़ जाता है, बढ़ो लेकिन वह काट देंगे हम लोग। इसको आपको व्याख्या कर देना है। इतना पढ़े हैं तो इतना तो आप पढ़ सकते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, व्याख्या करें। तो बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। व्याख्या वाला तीनों क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा तो छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जाएंगे, उसके बाद क्लास को ही समाप्त करेंगे। समझ गए, बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे और लाजवाब तरीका से हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से सारा चैप्टर होगा। कम समय में मैंने आपका सारा चीज करवाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। देरी ना करते हुए हम लाते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो यानी निबंधकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, ललित निबंध है, इसलिए इसे निबंधकार कहिए चाहे लेखक कहिए। तो हम अभी पढ़े हैं आचार्य। आचार्य कौन है, आचार्य कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य कौन है, आचार्य देखिए आचार्य आपका यह पूरी गलत है, आचार्य होता है। आचार्य का स्पेलिंग ऐसा होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इनका लेखक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा गया। अभी तुरंत पर है, निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। बार बार काट देने के बावजूद फिर से आ जाता है, उसको निर्लज है। समझ गए, आगे आइए। कामसूत्र किसकी रचना है, तो यह हम नहीं बताए हैं तो आप याद कर लेंगे। वात्स्यायन किसका है, वात्स्यायन की इसकी रचना है। कामसूत्र याद कर लेंगे। आगे ये शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है, याद कर लेंगे। शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है। ये एकाध शब्द है। महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं यह पुराण है। क्या है, पुराण है। पढ़ चुके हैं संस्कृत में हम लोग, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश का। यह आपके बुक का है, याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। और मोस्ट भी आई यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है, कौन छोटे नखों का पसंद करते हैं, कौन जो बड़े नख तो गौड़ देश का पसंद करते हैं, लेकिन छोटे नख का दक्षिणांत, ये दक्षिण
दक्षिण आत्म लोग जो है पसंद करते हैं छोटे नख। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, तो बहुत सुंदर से पढ़े थे, 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया बिहार नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों, बलिया उत्तर प्रदेश हम लोग कहेंगे, समझ गए। कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकते हैं, कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकते हैं, तो बहुत सुंदर से हम कह सकते हैं बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते हैं, आपको पढ़ाए भी है क्वेश्चन आंसर में। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो इंद्र भगवान को देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता है। नख किसका प्रतीक है, तो आप हम कह सकते हैं नख जो है पशुता का प्रतीक है, पार्श्ववृत्ति है। नाखून क्या है, प्राचीन पशुता का प्रतीक है। बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, तो यह हम आपको नहीं लिखा है, अभी आप नोट कर लेंगे, नोट में याद कर लेंगे कि पृथ्वीराज रासो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी उपाधि धारण की, तो यह जो है कौन सी उपाधि धारण की, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण किया है, और इन्होंने ज्योतिषाचार्य यानी ज्योतिषाचार्य की उपाधि धारण यानी पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया है, यानी ज्योतिषाचार्य से यानी पीएचडी की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया है। तो अब आप कहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की सम्मानित किया गया, भारत सरकार ने ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो कब किया, 1957 ईस्वी में किया, यह हम पढ़ चुके हैं लेखक परिचय में। अशोक के फूल की रचना कौन है, तो अशोक की फूल की रचना हम पढ़े हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यह हम बोले इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं 79 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 79 ईस्वी में कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इतना बात आप याद रखें। आगे आई, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो हम कहेंगे कामसूत्र किताब में मिलता है। कामसूत्र के लेखक भी हमने बता दिया है, ठीक है। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की, याद रखेंगे। कहानी में चंद्रकार यानी यह निबंध है, निबंध कहानी में यह पढ़ेंगे, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, धनतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है, तो किस अंग से है, तो बहुत सुंदर से कह सकते हैं नख से है, नाखून से है मेरे प्यारे बच्चों। इतना बात आप आरामी से कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आप एक क्वेश्चन और छोड़ दिए था, ठीक है, 22, 21, 20, 21, ठीक है। कतक, अल कतक का अर्थ क्या होता है, तो अल कतक का अर्थ होता है अलता। अलता देखे है, अलता कहाँ, अलता, हाँ अलता, अर्ता नहीं लगाते हैं। अल कतक का अर्थ क्या होता है, अलता। नाखून पर लोग नहीं लगाता है, देखते हैं डिजाइन का रंग बिरंगे अलता लगाता है, उसे अल कतक का अर्थ क्या समझेंगे, अलता होता है, यह बात याद। आगे, द्विवेदी जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला गया है, तो किस रचना पर, आलोक पर्व पर मिला है, याद रखेंगे। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो यह तो अब देखिए कहाँ गया भाई, अस्त्र शस्त्र क्या था, नाखून, तो याद रखें। आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था, तो हम कह सकते हैं इस सब में से सभी लोहा, घोड़े, मिट्टी का ये सब था, ये इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, यह डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए अच्छे खराब नहीं होते, किसने कहा था, कभी कालिदास ने कहा था। कालिदास कहा था, कबीरदास का, अभी तुरंत पढ़े हैं, कालिदास कहा था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कालिदास नहीं, कबीरदास ने, कालिदास ने कहा था, कबीरदास ने नहीं कहा था, ठीक है, अभी पढ़े हैं, तुरंत सस्पिशन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, नखधर मनुष्य आज पर किस पर भरोसा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं एटम बम पर आज लोग भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता
यही है कि वह उसके दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है। यह तत्व किसका है, यह तत्व किसका है? तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध का है यह तत्व। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, पढ़ चुके हैं हम लोग। बहुत सुंदर से दो बार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अब लिखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? साहित्य के कौन सी विधा में लेखन नहीं किया है? तो इन्होंने कहानी नहीं लिखा है, बाकी यह सब लिखा है। आलोचना किया है, उपन्यास निबंध तो यही है, समझ गए। तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसमें आपको हम रचना याद करने के लिए बोले थे, तो वह याद रहेगा तभी होगा। देखिए अशोक का फूल है, माटी का मूर्त है, और यह जो है माटी का मूर्त नहीं है। यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। यह बाण भट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य का अधिकार, यह तीनों है, लेकिन यह नहीं है। तो आंसर क्या यहाँ का पूछ रहा है? नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिरोशिमा कहाँ है? तो यह हिरोशिमा पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, आप लोग जान रहे हैं। यह जापान में है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। ठीक है। कौन छोटे नख के पसंद करते हैं? दक्षिणार्थी। तो दोबारा क्वेश्चन आ गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। शुरू में बताए थे यह निबंध कैसा है? ललित निबंध है। बहुत सुंदर से आप लोग याद रखेंगे, समझ गए। यह कैसा निबंध है? ललित निबंध है, याद रखेंगे। अगला दघीची की हड्डी से क्या बना हुआ है? दघीची के इंद्र का वज्र, यह हम आपको नहीं बताए हैं, यह याद रखेंगे। दघीची के हड्डी के क्या बना है? इंद्र का वज्र, मतलब उसका आगे दोनों तरफ से बना हुआ है ताकि वह सुरक्षा कवच बना रहता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है, यह कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे दघीची का हड्डी से क्या बना हुआ है? इंद्र जी का वज्र बना हुआ है, यह आपको याद रखना है, समझ गए। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पार्श्ववृत्ति का जीवंत प्रतीक है। कई बार हम लोग लिख के पढ़े थे। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्ति हम लोग कहेंगे अनजान स्मृतियों को हम लोग कह सकते हैं। और इसी के साथ आपका पूरा समाप्त हुआ चैप्टर, बहुत सुंदर से समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100% समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, लेकिन नोट बनाना नहीं भूलिए। अपने से नोट लीजिए। देखिएगा YouTube पर बहुत सब प्रचार, भैया मेरा नोट ले, लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो खाली ऑब्जेक्टिव। भैया लिखा हुआ चीज आप कभी नहीं भूलिएगा, और रटा हुआ चीज आप भूल सकते हैं। इसलिए स्वयं अपने से नोट बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। एक बार लिखिए, 10 बार पढ़िए उसको, तभी आप अच्छे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।